हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट क्लास के अंदर 4th चैप्टर स्टार्ट किया था एनसीईआरटी बायोलॉजी का, है ना। इससे पहले हम पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं कम्प्लीटली। कोई टॉपिक हमारा बचा नहीं है इसके अंदर, और बिल्कुल उसी तरह से हम जो अगले वाले लेसन हैं, जो भी आपकी आगे आने वाले जो लेसन हैं, उन सभी को उसी तरह से पढ़ेंगे। कोई टॉपिक आपका बाकी नहीं रहेगा। हाँ, मैं कुछ देर लगा देती हूँ क्लास लेने के अंदर। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी ले पाऊँ। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले लास्ट क्लास के अंदर हमने लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था, और लेसन नंबर 4 का जो नाम है वो क्या है? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य। अब मैं वापस लिख रही हूँ, तो आप कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, ठीक है ना। थंबनेल पे वैसे लिखा होता है कि ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, बट फिर भी मैं वापस लिख रही हूँ कि चैप्टर नंबर हमारा 4 है, उसका नाम है जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। अब हमने बात की थी कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। बहुत दिन हो गए, क्लासें हो नहीं पाई है, तो शायद बच्चे भूल गए हों, लेकिन मैं वापस याद दिला देना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, पहले तो हमने इसकी परिभाषा देखी थी, और मैंने आपको बताया था कि जो आपके अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है वो सब इसी जनन स्वास्थ्य के अंदर डाल दो आप, है ना। कि जनन स्वास्थ्य किसे कहेंगे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से जो स्वास्थ्य होता है, या व्यवहारात्मक जो स्वास्थ्य होता है, उसी को अपन जनन स्वास्थ्य कह देते हैं। तो ये परिभाषा लिखने में आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। कुछ थोड़े से शब्द है, उनको लिखना है, ठीक है। अब फिर हमने बात की थी कि 1951 के अंदर, 1951 में एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, और इस कार्यक्रम का नाम था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन, जो कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित ही एक प्रकार का कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1951 के अंदर परिवार नियोजन के नाम से, ठीक है। इसी को हम फैमिली प्लानिंग भी कह सकते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद में इसका नाम बदल कर रख दिया गया, क्या बताओ फटाफट? RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये कह सकते हैं हम इसे। और RCH के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि RCH का उद्देश्य क्या था, RCH को क्यों लाया गया, या ये कार्यक्रम जो है वो शुरुआत इसकी क्यों की गई। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी भाई, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। RCH कार्यक्रम जो है उसके अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं। तो हमने ये बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि जो माता होती है, गर्भवती माता, और उसकी हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए। जो बाद में जब माता का प्रसव हो जाता है, बच्चे का एक प्रसव की क्रिया हो जाती है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद में माता और बच्चे की केयर कैसे करनी चाहिए, जनन अंगों की जानकारी होनी चाहिए, जनन अंगों का स्वस्थ रहना या स्वस्थ रखना उसे क्यों ज़रूरी है, कैसे रखा जा सकता है, वो जानकारी हमें होनी चाहिए। वंध्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। वो टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, तो हम उतना ज़्यादा भी हम उसको वापस रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हमने एक विधि देखी थी जिसका नाम था उल्बवेधन। क्या नाम था? उल्बवेधन। और उसके अंदर क्या किया जाता है, जो एमनियोटिक द्रव होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, एमनियोटिक द्रव होता है, उसको एक सिरिंज के द्वारा बाहर निकाला जाता है, और फिर उसकी जांच की जाती है। जांच तो वैसे अच्छे उद्देश्य से की जाती थी पहले, कि कोई बच्चे के अंदर मान लो गुणसूत्रीय विकार ना हो, है ना। गुणसूत्रों को देखा जाता था कि उसमें कोई विकार ना हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया हो, या गुणसूत्रों की संख्या ही कम पड़ गई हो, है ना। तो इसलिए जांच की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका दुरुपयोग बढ़ता गया। दुरुपयोग कैसे? कि उस विधि द्वारा ये भी पता लगाया जा सकता था कि ये जो बच्चा पेट में पल रहा है, माता के गर्भाशय में पल रहा है, पेट सही वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, जो बच्चा जो है माता के गर्भाशय में जो पल रहा है, उस बच्चे के अंदर गुणसूत्रों की संख्या या गुणसूत्र जो है वो किस टाइप के हैं, क्या वो XX है या फिर वो XY है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चीज़ें देखी थी। तो उसके बाद में हमने ये देखा था कि जैसे मान लो अगर XS गुणसूत्र है, यानी कि वो अगर लड़की है, फीमेल है, तो उसे क्या कर दिया जाता था? गर्भाशय के अंदर ही मार दिया जाता था, है ना। तो पहले ऐसा होता था कि ठीक है, कुछ फैमिलीज़ होती थी जो पुराने टाइप की होती थी,
तो वो कहती थी कि नहीं हमें तो लड़की नहीं चाहिए, हमें तो लड़का चाहिए, है ना, लड़कियां तो बोझ होती है। इस तरह के कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता था पहले। अब हालांकि इतना नहीं होता है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना भी नहीं होता, क्योंकि आजकल भी ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि लड़कियों को, जो छोटी सी बच्चियां होती है, जो जन्म के बाद में जब अगर लड़की पैदा हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है, कुछ कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है, या बहुत बार रोड पे मिलती है। तो ये बहुत ही गलत है ना। इसका विरोध तो करना ही चाहिए। और ऐसी विधि अगर मान लो कि इस विधि का उपयोग गलत हो रहा है तो उसको, इसे वैसे बैन कर दिया गया है, बट अगर मान लो फिर भी कहीं पर ऐसा होता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो पहले की हो चुकी है ना। इसके आगे हमें आज कंटिन्यू करना है। आज हमें क्या पढ़ना है कि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था, देखो जनन स्वास्थ्य हमारा पहला टॉपिक था, है ना। और अगला जो टॉपिक है हमारा, वो क्या नाम है उसका, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जनसंख्या के बारे में। पिछली बार मैंने टॉपिक की जानकारी दी थी कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला तो हमारा जनन स्वास्थ्य हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जनसंख्या। अब जनसंख्या जो रियल जो आपकी बुक है उसके अंदर जो रियल टॉपिक लिख रखा है वो क्या लिख रखा है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण, ये टॉपिक दे रखा है ना। बट अभी हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, इंग्लिश वाले बच्चे सुनेंगे पॉपुलेशन, स्पेलिंग चेक कर देना। तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। जनसंख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जनसंख्या के बारे में इस टॉपिक में दिया क्या गया है, बहुत छोटा सा टॉपिक है आपके, कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। देखो हम बात करते हैं कि जनसंख्या तो आप जानते हो कि भाई फीमेल एंड मेल की जो काउंटिंग है वही जनसंख्या है। बट यहाँ पर हमें देखना है कि जनसंख्या विस्फोट, अब विस्फोट का मतलब क्या है। विस्फोट का मतलब ये जो टॉपिक है वो क्या कहना चाह रहा है कि हमारी जो जनसंख्या है, चाहे वर्ल्ड स्तर पे हो, पूरे विश्व के स्तर पे हो, या चाहे हम अपने इंडिया की बात कर ले तो उसके स्तर पे हो, तो ये जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है वो रीज़न पढ़ेंगे। बट ये जनसंख्या धीरे धीरे कंट्रोल ही नहीं हो रही, ये बढ़ती जा रही है। अब कितनी बढ़ गई है उसके कुछ आपको आंकड़े याद रखने हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के जो बच्चों की जो बुक है उसमें कुछ ज़्यादा ही थ्योरिटिकल दे रखा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि किस सन में कौन सी जनसंख्या बढ़ी, तो समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे अगर हम विश्व स्तर की बात करें, विश्व में, ठीक है, तो विश्व के अंदर इन्होंने बता रखा है कि 1900 के अंदर विश्व की जो जनसंख्या थी, पूरे विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, 1900 के अंदर जो विश्व की जनसंख्या थी वो थी 2 अरब। कितनी थी? 2 अरब, ठीक है। विश्व स्तर की बात करें, हम इंडिया पे भी आए नहीं है, तो विश्व के अंदर 1900 के अंदर थी 2 अरब, ठीक है। उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं 100 साल बाद में, 2000 के अंदर। 100 साल बाद में ही इसकी जनसंख्या बढ़कर आप सोच भी नहीं सकते कितनी हो सकती है, 3 गुना बढ़ गई इसकी, 6 अरब हो गई। कितनी? 6 अरब जनसंख्या हो गई इसकी। मतलब आप सोच लो कि 100 सालों के अंदर इसने कितनी तगड़ी छलांग मारी, और यहाँ से 2 अरब से डायरेक्ट चला गया 6 अरब पे। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा संख्या, लाखों सालों में जो जनसंख्या बनाई थी हमने, इतने जब से दुनिया बनी है, जब से हम यूँ कह रहे हैं कि जब से दुनिया बनी, मनुष्य आया है, जनसंख्या, हाँ मनुष्य आया है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो मरा ही नहीं है, मरे भी हैं, बट फिर भी अब तक जो है जनसंख्या केवल 2 अरब थी सन 1900 के अंदर, ठीक है। बट फिर धीरे धीरे देखो 100 सालों के अंदर, 100 सालों में कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। अब बढ़ेगी, कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण हैं। मरने देंगे नहीं तो बढ़ेगी। बहुत सारी, हम यूँ कह सकते हैं कि बूढ़ा हो रहा है तो नहीं मरने दे रहे हैं, कोई बच्चा है तो उसको नहीं मरने दे रहे हैं, कोई जवान है तो उसको नहीं मरने दे रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ ही इतनी आ गई है, ठीक है। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ आ गई है कि कोई भी रोग है तो उसका फटाफट से इलाज कर लिया जाता है। पहले इतना कहाँ होता था। पहले तो कोई बीमार हो भी रहा है तो इतना ना तो हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, ना कोई इतनी दवाइयाँ वगैरह मिलती थी, तो मर जाते थे लोग। अब मरने नहीं देते ना। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 2011 की जनसंख्या। अब विश्व स्तर की बात करते हैं। 2011 में 1900 के अंदर 2 अरब, 2000 के अंदर 6 अरब, और इसमें तो कितनी हो गई? 7.2 अरब हो गई।
2011 तक आते आते जनसंख्या कितनी हो गई? 7.2 अरब हो गई। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा बच्चों को लगेगा कि ये क्या मतलब, इसको कैसे याद करें, बट याद तो करना पड़ेगा। क्या है देखो, 1900, 2000, 2011 कर लो, ठीक है, ये तो याद रखना ही है। अब इसमें क्या करो, 2 अरब 6 7.2, 2 6 7.2, ठीक है, ऐसे याद तो करना ही पड़ेगा। ये तो छोटे छोटे से है, कुछ याद इतना खास करना नहीं है। अब हम बात करते हैं, जैसे भारत की बात करते हैं, इंडिया के अंदर हमारी इंडिया की जनसंख्या कितनी बड़ी है? ये तो विश्व स्तर की है, चलो ठीक है, विश्व पे तो इतनी बढ़ गई, हम अपने इंडिया की बात करते हैं। तो हमारा इंडिया कहता है कि भाई मैं 1947 की बात करूंगा, मैं 1900 की बात नहीं करूंगा, मैं तो 1947 से आऊँगा। तो 1947 के अंदर जो हमारी जनसंख्या है वो कितनी थी? इंडिया की बात कर रहे हैं। 1947 के अंदर हमारी जनसंख्या थी 35 करोड़। कितनी? 35 करोड़। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय हमारी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? केवल 35 करोड़। हाँ, केवल तो नहीं कह सकते, 35 करोड़ कोई कम जनसंख्या है क्या? बट केवल इसलिए क्योंकि अब आगे जो जनसंख्या आने वाली है, विस्फोट जो होने वाला है ना, वो तगड़ा विस्फोट होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसकी 2000 की, ये भी 2000 की बात करेगा। जैसे सन 2000 के अंदर हमारी जनसंख्या कितनी थी? तो सन 2000 के अंदर हमारी जो जनसंख्या थी वो थी 1 अरब। इधर देखो, ध्यान देना इधर। 1947 में सिर्फ 35 करोड़, ठीक है, 2000 तक आते आते कितनी हो गई? 1 अरब तक हो गई। इतनी जनसंख्या बढ़ गई हमारी, ठीक है। अब 2011 की बात करते हैं। तो 2011 तक आते आते इसने भी तगड़ा छलांग मारा और ये हो गई 1.2 अरब। कितनी हो गई? 1.2 अरब। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व के अंदर जनसंख्या किस तरह से बढ़ी? सिर्फ 3 सन के ही याद रखने हैं आपको। 1900 के अंदर 2 अरब थी, 2000 में आते आते ये 3 गुना बढ़ गई, 6 अरब हो गई। 2011 में आते आते ये 7.2 अरब हो गई, ठीक है। अब देखो भारत में, इंडिया का क्या हाल चाल है भैया। इंडिया के अंदर भी ये कह रहा है कि मैं भी किसी से पीछे नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, और मैं तो किसी से ही पीछे नहीं हूँ, ये तो जनसंख्या में और भी आगे निकल गया। 1947 के अंदर 35 करोड़ थी केवल, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। हम आज़ादी की बात करेंगे, हम पहले क्यों बात करें, है ना, पहले क्या हुआ, हमें क्या मतलब है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारी जनसंख्या थी 35 करोड़, ठीक है। 2000 आया, सन 2000 आया और कड़ी छलांग लगाकर ये पहुंच गया 1 अरब पे, 1 अरब जनसंख्या कर दी। फिर 2011 आया तो इसने 1.2 अरब कर दी। इतनी भारी मात्रा में जनसंख्या बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गई, चलो ठीक है। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, फ़ायदेमंद रहेगा। आप उतार लेना कहीं पे भी कॉपी के अंदर, तो याद करना आसान रहेगा। फिर आप आराम से लिख सकते हो भाई इसमें इतनी जनसंख्या थी, इसमें उतनी जनसंख्या थी। लैंग्वेज तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो, अब हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया की जो वृद्धि दर है वो कितनी है। वृद्धि दर, तो वृद्धि दर जो है वो हम यूँ कह सकते हैं, जो हमारे इंडिया की जो वृद्धि दर है वो हम यूँ कह सकते हैं हल्की सी 2%, या यूँ कह सकते हैं 2% से थोड़ी सी कम है, ठीक है। हमारी जो इंडिया की वृद्धि दर है पर साल, पर ईयर, जो इतने जनसंख्या बढ़ रही है वो कितनी है? हल्की सी 2% से ही कम है, 2% से थोड़ी सी कम है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हर साल 1000 बंदों पे 20 बंदे बढ़ रहे हैं पर ईयर। वैसे मैंने लिख लिया है पर ईयर। प्रति वर्ष 1000 बंदों पे कितनी जनसंख्या बढ़ रही है? 20 लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। भाई इतना कारण क्या है? इतनी जो जनसंख्या बढ़ रही है इसका कारण क्या है? क्यों बढ़ रही है इतनी जनसंख्या? क्या कारण है? तो देखो, कारण ये है, कारण मैं इधर लिख रही हूँ। पूछा जा सकता है क्या कारण है कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, बताओ क्या कारण है।
तो पहला कारण तो यही है कि डेथ रेट जो है, मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। मृत्यु दर कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। क्यों हो गई है भाई? मरने नहीं देंगे तो मृत्यु दर तो कम होगी ही, है ना। कोई भी इंसान है, आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हो गई है कि कोई बीमार है तो उसका इलाज पॉसिबल है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसका इलाज पॉसिबल है ना। कुछ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका इलाज पॉसिबल है, तो मृत्यु दर जो है वो बहुत कम हो गई है। ठीक है, दूसरी चीज़, मातृ मृत्यु दर बहुत कम हो गई है। मातृ मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। मम्मियाँ हैं जो बच्चे को जन्म देने वाली है ना, उसकी दर बहुत कम हो गई है। तो अगर मान लो कि कोई भी मातृ मृत्यु दर का मतलब कोई माँ है, उसको अगर हम मरने नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे पैदा करेगी और जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर, ये भी बहुत कम हो गई है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है ना, तो ये भी बहुत कम हो गया। आजकल बच्चों को भी कहाँ मरने देते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा बीमार है या पैदा होते ही उसको कोई रोग भी है, बीमार है, तो भी उसका इलाज कर लिया जाता है फटाफट से, तो उसको भी नहीं मरने देते हैं। तो मातृ मृत्यु दर भी कम हो गई, शिशु मृत्यु दर भी कम हो गया। और दूसरा है कि जो जनन करने वाले जो व्यक्ति हैं, जनन करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो भी प्राणी हैं, जो भी जीव हैं, जनन करने वाले जीवों की तो बात क्यों करेंगे, हम मनुष्य की बात करेंगे। जनन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। जनन करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में तो वृद्धि हो रही है, और बाकी इनमें क्या हो रही है? मृत्यु दर की हम ये कह सकते हैं कमी हो रही है। तो कमी होगी तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी। और जो जनन करने वाले हैं, जनन करने वाले यानी कि जो बच्चा पैदा करने वाले जो लोग हैं, उनकी आयु के जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही। तो फिर वो क्या करेंगे? जनसंख्या बढ़ाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे पैदा कर करके जनसंख्या बढ़ा देंगे खूब सारी। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट उपाय क्या है भैया इसका, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं? ये जो जनसंख्या बढ़ रही है इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो एक ही उपाय है इसका, क्या है? गर्भ निरोधक उपाय, गर्भ निरोधक उपाय, ये इसका उपाय। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करो और बच्चों की जनसंख्या कम करो या बच्चे पैदा करना कम करो। ठीक है, अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो चलो ठीक है, अगला टॉपिक है, हमें पढ़ना ही है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो हम पढ़ेंगे ही। इसके अलावा भी आपने जैसे बहुत बार देखा होगा शहरों के अंदर पोस्टर लगे होते हैं बड़े बड़े से जनसंख्या नियंत्रण को लेके, कि एक लाइन होती है, फेमस लाइन है, हम दो हमारे दो, है ना, कि माता पिता दो हैं और उनके बच्चे भी दो ही होने चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अभी तो बहुत सारी सरकारें भी इसके ऊपर नियम बनाने लग गई है कि जब तक 2 बच्चे होंगे तो ही सरकारी नौकरी मिलेगी, 2 से ज़्यादा हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, वो डराने के लिए कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो। ठीक है ना, इसी तरह से तो हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी कैसे करेंगे, है ना। और आजकल बहुत सारे जो कानून आए हैं उनके अंदर भी यही है कि कोई अगर मान लो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके भी 2 बच्चे ही होने चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, वरना जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पाएगी, है ना, और उसको वो चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें कर रही है सरकार, और सरकार ही नहीं, हमें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि लो 10-15 बच्चे पैदा कर दिए, लो जी हमने फौज खड़ी कर दी, है ना, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। तो जनसंख्या को बढ़ाने से रोकने के लिए ये उपाय तो है ही, गर्भ निरोधक उपाय तो है ही, लेकिन अपने स्तर पर और किस तरह से काम किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि भाई जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते एक माता पिता ने अपनी क्रिकेट की टीम ही बना ली बच्चों की, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कुछ जो कि ऐसे देखा जाता है कि जैसे शहरों के अंदर कि जो माता पिता जो काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, वो तो ये नारा अपनाते हैं कि हम दो, हमारा सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए। ठीक है ना, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक ही काफ़ी है, 2, 3, 4, 5 इतने नहीं चाहिए, मैं तो 2 भी नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, पोस्टर लगे होते हैं, बहुत बार विज्ञापन आते हैं, है ना, अखबारों में लिखा हुआ आ जाता है, टीवियों पे बहुत सारा प्रचार कर दिया जाता है इसके ऊपर, है ना, रेडियो आजकल तो, और रेडियो तो कोई चलाता नहीं है आजकल, तो मोबाइल का ज़माना है भैया, मोबाइल के ऊपर खूब सारे ऐसे पोस्टर देखने को मिलेंगे, है ना, सर्च कर लेना, आपको ऐसे बहुत सारे पोस्टर मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है जनसंख्या को कम किया जा सकता है। अब देखो ये जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है या ओवरऑल मृत्यु दर है, अगर इनको हम कम ना करें और अगर ये नॉर्मली रहे तो फिर तो जनसंख्या कम हो सकती है।
पर अगर हमने इनको कम कर दिया, यानी इतनी फैसिलिटीज़ ला दी है कि हम किसी को मरने किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं मरने देंगे, चाहे बूढ़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, हम मरने नहीं देंगे, तो फिर जनसंख्या तो बढ़ेगी। ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्या, गर्भ निरोधक उपाय। अब जो अच्छा टॉपिक आ रहा है गर्भ निरोधक, ये भी अच्छा ही था बट इसमें थोड़ा सा बच्चों को लगता है, क्या करें। तो अब हम पढ़ेंगे गर्भ निरोधक उपाय। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बता दूं। हाँ भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा। अच्छा, पहला टॉपिक अपना क्या था, जनन स्वास्थ्य कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टॉपिक हमारा था पॉपुलेशन, जो भी जनसंख्या, हाँ जनसंख्या कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है गर्भ निरोधक उपाय। क्या होते हैं ये गर्भ निरोधक उपाय? पहले मैं जानकारी दे चुकी हूँ इसका, वैसे जब हमने स्टार्ट किया था ये क्लास उसी समय। इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है ना। तो गर्भ निरोधक उपाय या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है क्या, पहले तो इसको समझेंगे। देखो, बच्चे पैदा करने के लिए क्या होता है कि एक लड़की फीमेल और एक मेल नर और मादा जो है वो आपस में संपर्क बनाते हैं, लैंगिक संपर्क बनाते हैं, ठीक है। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जैसे मैं मान लो ये बता दूं यहाँ पे आपको, जैसे मान लो ये यूटेरस है, ये सर्विक्स है, गर्भाशय, सर्विक्स, और यहाँ पर होती है वेजाइना। तो होता क्या है कि जो मेल होता है ये मादा के अंदर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। मेल जो होता है वो मेल क्या करता है, अपना पीनस जो होता है यानी शिश्न जो होता है वो कहाँ डाल देता है, वेजाइना के अंदर, ठीक है। वेजाइना के अंदर ये इसको डालता है और यहाँ से जो आपको पता है कि जो मेल होता है उसके अंदर स्पर्म बनते हैं, यानी कि वो नर युग्मक होते हैं। तो इन स्पर्म को यहाँ पर डाल दिया जाता है, वेजाइना के अंदर डाल दिया जाता है। और स्पर्म जो है वो गति करता है, शुक्राणु के अंदर गति होती है क्योंकि उसमें पूंछ होती है और पूंछ के अंदर फ्लेजिला होती है, तो फ्लेजिला के द्वारा वो गति करता है। तो यहाँ तक ही डाला जाता है, लेकिन फिर वो गति करता हुआ कहाँ चला जाता है, आगे की ओर चला जाता है। आगे की ओर कहाँ चला जाता है, ये यहाँ पर, ये कौन है, ये जो है फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में पहले से ही, यानी पहले से ही का मतलब क्या है, अगर मान लो ओव्यूलेशन हुआ है तो यहाँ पर अंडाणु पड़ा रहेगा और ये जो है शुक्राणु जो है वो अंडाणु के पास जाता है, अंडाणु कभी शुक्राणु के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये शुक्राणु आ जाता है, दोनों मिल जाते हैं, उसके बाद में जो दोनों गैमेट जब मिल जाते हैं तो एक युग्मनज बनता है ना। और युग्मनज के बनने के बाद यानी जाइगोट के बनने के बाद जो है एक बच्चा बनने लग जाता है, बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है, शिशु बनने लग जाता है। तो ये क्रिया होती है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये लैंगिक संपर्क है, नर और मादा का आपस में संपर्क में आना लैंगिक संपर्क कहा जा सकता है। या फिर इसको हम नॉर्मली अगर भाषा में देखें कि ऐसी भाषा में देखें तो इसको सेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। संभोग की क्रिया भी कह सकते हैं, एक नर और मादा का आपस में संपर्क में आना, उसे संभोग की क्रिया भी कहा जा सकता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जब मैं यूज़ करूँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ये है क्या, क्रिया क्या है। ऐसा सभी को पता है, नॉर्मली बच्चों को सभी को पता होता है। अब देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि गर्भ निरोधक उपाय है क्या। मान लो कि कोई फीमेल एंड मेल दोनों आपस में संपर्क में आते हैं, लैंगिक संपर्क बनाते हैं, ठीक है, बट वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हो, या फिर पहले से ही उनके बच्चे हों और वो नहीं चाहते कि ज़्यादा बच्चे हों, ठीक है ना। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अगर आपसी संपर्क बनाते हैं, लैंगिक संपर्क बनाते हैं, है ना, संभोग की क्रिया करते हैं और बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो विधियां उपयोग में ली जाती है उसे हम कहते हैं गर्भ निरोधक उपाय। क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक उपाय या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी कि वो दोनों संपर्क में तो आएंगे, संभोग की क्रिया तो करेंगे, बट बच्चा पैदा ना हो इसके लिए जो उपाय में जो विधियां ली जाती है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या गर्भ निरोधक उपाय। अब एक अच्छे गर्भ निरोधक उपाय में बहुत सारी विधियां आएगी, है ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही, जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, जैसे कि कंडोम है, कंडोम का उपयोग किया जाता है, और भी बहुत सारी विधियां हैं, हम आगे पढ़ेंगे, डायफ्राम वगैरह है, तो गर्भाशय ग्रीवा वगैरह है, और भी बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे हम, दवाइयाँ वगैरह है। तो अगर कोई भी व्यक्ति इनका यूज़ कर रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ कर रहा है, तो
तो एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, यानी कि एक अच्छे गर्भ निरोधक जो भी उपाय की जो विधियां कर रहे हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कंडोम का उपयोग कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए वो मैं इधर लिख रही हूँ। पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला। मतलब ये कि मान लो कि कोई व्यक्ति इसका यूज़ कर रहा है, कंडोम यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो कि कंडोम में कोई प्रॉब्लम हो और उस व्यक्ति को परेशानी हो जाए, उससे कुछ उब जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो उनके हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मिल ही नहीं रहा है अब क्या करें, है ना। तो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा हम देख सकते हैं और क्या हो सकता है, प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी मतलब इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यूज कर रहे हैं फिर भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, कंडोम यूज कर दिया लेकिन फिर भी बच्चे पैदा हो गए, तो फिर फायदा क्या है उस बात का, है ना। तो प्रभावी होना चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट, कम लागत का होना चाहिए। कम लागत का मतलब एक कंडोम हजारों में मिल रहा है ना, 10,000 का मिल रहा है, 5,000 का मिल रहा है, कौन खरीदेगा भैया उसे, कोई नहीं खरीदेगा। तो कम लागत का होना चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं इधर लिख लेती हूँ क्या नहीं होना चाहिए। एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर क्या क्या होना चाहिए पता है भाई, उसके हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होना चाहिए ना, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और क्या हो, कम लागत वाला होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, तो पहली चीज तो मैथुन में बाधक ना हो। मैथुन में बाधक ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई के आपसी लैंगिक संपर्क बना तो रहे हैं, मैथुन की क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या नहीं होना चाहिए, हाँ दूसरा, दुष्प्रभाव मतलब कोई भी साइड इफेक्ट या तो नहीं होना चाहिए, या फिर अगर हो तो बहुत ही कम हो। या तो दुष्प्रभाव हो ही ना, या बहुत ही कम हो। पहली चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और अगर बाई चांस हो सकता है कि हो तो भी बहुत ही कम होना चाहिए, इतना भी नहीं कि ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दे। तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या होना चाहिए एंड क्या नहीं होना चाहिए ये अपन ने बात कर ली है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया। अब देखते हैं ये गर्भ निरोधक उपाय जो है इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, कितने प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय हो सकते हैं। इसका डिवीजन पढ़ना है। गर्भ निरोधक उपाय क्या, गर्भ निरोधक उपाय वो कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली चीज तो पहला आता है हमारे रासायनिक विधियां। पहले रासायनिक विधियां नहीं लिखती हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ प्राकृतिक विधियां। पहले हम यही पढ़ेंगे, प्राकृतिक विधियां, यानी कि इसको हम कहेंगे नेचुरल मेथड। ठीक है, प्राकृतिक विधियां। दूसरा आता है रोध। भाई गर्भ निरोधक उपाय पढ़ रहे हैं तो इसको पहले हम श्रेणियों में बांट लेते हैं ना कि हमने क्या क्या पढ़ना है आगे। रोध, इसे हम कहेंगे बैरियर। बैरियर रोध हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया हमारा, केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। यानी कि हम इसे कह सकते हैं केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। और लास्ट है हमारी शल्य क्रिया। शल्य चिकित्सा कह सकते हैं, शल्य क्रिया कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो जो गर्भ निरोधक उपाय है उसको हमने 4 भागों में बांट लिया है। कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, किस किस तरह से। पहला प्राकृतिक विधियां या नेचुरल मेथड, दूसरा रोध या बैरियर,
तीसरा है रासायनिक विधिया या केमिकल मेथड, या शल्य क्रिया या सर्जिकल मेथड। ये चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो 4 टाइप की हो जाती है गर्भ निरोधक उपाय। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विधिया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ले लिया, मिटा दूं? सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक विधियां। तो प्राकृतिक विधि में होता क्या है, देखो भाई, प्रकृति के द्वारा हो रहा है ये सब, कोई भी प्राकृतिक विधियां है ना। अब प्रकृति के द्वारा, प्रकृति का मतलब यहाँ पे कोई प्रकृति कुछ करामात नहीं करेगी, हमें ही करना है जो भी करना है। यानी कि एक मेल एंड फीमेल अपनी बॉडी के द्वारा किस, या बॉडी को किस प्रकार से हम क्रिया करवा सकते हैं कि जो स्पर्म एंड एग जो है वो मिलने से रुक सके, ठीक है। तो जैसे कि पहली चीज तो इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है, नो केमिकल, कोई रासायनिक पदार्थ का यूज नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि कोई दवाइयाँ ले रहे हो या कुछ ऐसी चीजें उपयोग में ले रहे हो, कुछ नहीं करना है, बाहर से कुछ नहीं करना है आपको। जो भी करना है बॉडी करेगी, शरीर करेगा, ठीक है। कोई केमिकल यूज नहीं करना है, नो बैरियर, कोई भी रोध का उपयोग नहीं करना है। रोध क्या चीज़ है वो मैं आगे बताऊंगी, बट कोई रोध का उपयोग नहीं करना चाहिए, करना होता है इसके अंदर। बस यही करना है कि जो बॉडी है, मेल एंड फीमेल की बॉडी है या मनुष्य की जो बॉडी है, वो किस प्रकार से कार्य करे कि सेक्स तो हो सके, उनके बीच में इंटरकोर्स की क्रिया तो हो सके, बट फिर भी फीमेल एंड मेल का जो स्पर्म, यानी फीमेल का एग और मेल का जो स्पर्म है वो दोनों आपस में नहीं मिल सके, ऐसा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये इसमें यही पढ़ना है। और इसमें हमें पहली जो विधि पढ़नी है वो है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन ये प्राकृतिक विधि का पहला, प्राकृतिक विधि जो है उसी की पहली विधि है ये, ठीक है। इसी को हम अंतरित मैथुन भी कह सकते हैं, अंतरित मैथुन की क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन का मतलब होता क्या है, चलो इंग्लिश में भी लिख लो, कोइटस इंटरप्शन, वरना इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे हमें लिखवाए नहीं। बाह्य स्खलन कह सकते हैं, अंतरित मैथुन कह सकते हैं, कोइटस इंटरप्शन कह सकते हैं। अब देखो होता क्या है, बहुत ही थोड़ी भयानक सी विधि है, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैसे, देखो जैसे मान लो कि ये फीमेल की यूट्रस है, गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, और ये जो है वो क्या है, वेजाइना है। अब आपको पता है कि यहाँ से वेजाइना के थ्रू ही कौन आता है, मेल जो है अपना पेनिस जो है वो किसके अंदर डाल देता है, फीमेल की वेजाइना में डालता है, और यहाँ से जो है स्पर्म को इसमें छोड़ दिया जाता है। फिर स्पर्म गति करता हुआ, जैसे मैंने पहले बताया, गति करता हुआ कहाँ चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पर एग अगर पड़ा है तो वो दोनों आपस में मीट करेंगे और फिर यूग्मनस बन जाएगा, फिर तो बच्चा बनना ही है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब इन दोनों के अंदर, यानी कि मादा और नर के अंदर जब ये क्रिया होती है, लैंगिक संपर्क, जब ये आपस में दोनों आते हैं लैंगिक संपर्क में, तो भी क्या होता है कि जब इजैकुलेशन होती है, स्खलन होता है। स्खलन मैंने पढ़ाया था आपको, स्खलन का मतलब क्या होता है कि जब स्पर्म जो है, यानी कि ये स्पर्म नहीं कह सकते, वीर्य कह सकते हैं या सीमन कह सकते हैं, जब वीर्य को शिश्न से या पेनिस से बाहर निकाला जाता है तो उसे स्खलन की विधियाँ स्खलन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो कि इनके बीच में इंटरकोर्स की क्रिया हुई और लास्ट टाइम पे यहाँ पर क्या है, इसकी मूत्र मार्ग है इसका, ठीक है, यहाँ पर इसका छिद्र होता है। तो मान लीजिए कि जब इनके अंदर स्पर्म जो है वो बाहर आने के लिए आतुर होते हैं, बाहर आने ही वाले होते हैं, तो फीमेल क्या करता है, अपना जो पेनिस होता है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, और इसको स्पर्म को, या यूँ कह सकते हैं कि वीर्य को या सीमन को क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है, वेजाइना के बाहर छोड़ देता है। वेजाइना के अंदर नहीं डालेगा, बाहर छोड़ देगा। कहने का मतलब क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है, बाह्य स्खलन, स्खलन की क्रिया तो होगी, यानी कि वीर्य को शिश्न से बाहर तो निकाला जाएगा, बट वो कहाँ नहीं डाला जाएगा, इस वेजाइना के अंदर नहीं डाला जाएगा। जब दोनों के बीच में इंटरकोर्स की क्रिया होगी तो लास्ट मोमेंट पे
जो मेल होगा वो पीनस को बाहर निकाल देगा और वीर्य को जो है वो बाहर छोड़ देगा, ना कि इस वेजाइना के अंदर डालेगा। इसे हम कहते हैं बाह्य स्खलन, अंतरित मैथुन, कोइटस इंटरप्शन, ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। बट एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, ये 100% सेफ नहीं है। ये जो विधि है ना, ये 100% सेफ नहीं है। क्यों नहीं है भैया? ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जब मेल जो है, फीमेल और मेल जो है आपस में संपर्क में आते हैं, तो मेल की जो वीर्य होता है उससे पहले भी कुछ पदार्थ जो है यहाँ पर इसके अंदर पड़ा रहता है, ठीक है, और वो पदार्थ जो है थोड़ा थोड़ा करके अंदर जा रहा होता है, ऐसे वेजाइना के अंदर डाल दिया जाता है। हालांकि उसमें कोई स्पर्म नहीं होता है, थोड़ी सी सिक्रीशन होती है इधर उधर की, ग्लैंड की वगैरह, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी सिक्रीशन होती है, बट वो उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि फीमेल एंड मेल जो है पहले से ही एक बार इंटरकोर्स की क्रिया कर चुके हैं और यहाँ का उसका जो शुक्राणु है, यानी कि मेल के अंदर जो शुक्राणु था वो थोड़ा बहुत यहाँ पर पड़ा है, थोड़ा बहुत मान लीजिए शुक्राणु यहाँ पर पड़ा है। अब दूसरी बार वापस वो यही क्रिया करने जा रहे हैं, वापस लैंगिक संपर्क बना रहे हैं, तो जब इसका जो थोड़ा बहुत वो जो पहले वाला जो फ्लूइड पड़ा था, वो जब फ्लूइड बाहर आएगा तो ये शुक्राणु भी उसके साथ बाहर आ सकते हैं, और वो शुक्राणु धीरे धीरे करके कहाँ चले जाएंगे? वेजाइना के अंदर, और वेजाइना से फिर गर्भाशय में, गर्भाशय से फिर फेलोपियन ट्यूब में। तो इस तरह से ये जो विधि है ये पूरी तरह से सेफ नहीं है, 100% सेफ नहीं कर सकते हैं इसको। हाँ, प्राकृतिक विधि है, कोई नुकसान नहीं है इसका। नुकसान क्या होगा भैया? आपने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, बाहर से कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं की हो जो नुकसान पहुंचा सके। नुकसान तो यही है कि अगर मान लो शुक्राणु थोड़े बहुत भी शरीर के अंदर चले गए, है ना, कुछ थोड़ा फ्लूइड पड़ा रहता है, उसके साथ में अगर शुक्राणु चले गए तो फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे, ये नुकसान हो सकता है। बाकी क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो बट 100% सेफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट विधि हमारी आती है आवधिक संयम। मिटा दो इसको। पहली हो गई। दूसरी जो हमारी विधि है इसकी, वो होती है आवधिक संयम। इसको ध्यान से समझेंगे। आवधिक संयम। अब आवधिक संयम का मतलब क्या है? देखो, आप ये जानते हैं कि जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था उसमें हमने ये देखा था कि 14th डे 14वें दिन, हम लास्ट का डे गिनते हैं, 28वां दिन है तो उससे 14 दिन माइनस कर दो। 14th डे जो है, 14वें दिन जो है, क्या होती है? ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग का मतलब क्या है? जब ग्राफियन फॉलिकल फटेगी और ग्राफियन फॉलिकल से जो अंडाणु निकलेगा वो अंडाणु किसके द्वारा कैच कर दिया जाएगा? फिम्बरी के द्वारा, और फिम्बरी से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है ना। तो उसे अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। तो 14वें दिन मान लो कि अंडोत्सर्ग की ओव्यूलेशन की क्रिया हुई, है ना। तो अब मान लो कि इसी दिन, जब 14वें दिन फीमेल के अंदर अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई, तो इसी दिन मान लीजिए कि एक नर और मादा, वही नर और वही मादा जो है आपस में लैंगिक संपर्क बनाते हैं, यानी उनके बीच में संभोग की क्रिया होती है। तो बिल्कुल चांस है कि अगर उसी दिन संभोग की क्रिया हुई तो क्या होगा? शुक्राणु जाएंगे, इधर से अंडाणु भी पड़ा है। और आप ये जानते हो कि अंडाणु जो होता है, अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? 24 घंटे का होता है, एक दिन का होता है। जबकि शुक्राणु का जो जीवन काल है फीमेल बॉडी के अंदर, वो कितना होता है? 48 घंटे का होता है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, 48 घंटे का होता है। तो अगर जिस दिन अंडाणु भी आया उधर से, यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया भी हुई और उसी दिन शुक्राणु भी आया, तो इसका मतलब 100% चांस है कि शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आगे की प्रोसेस भी होगी। तो इस दिन तो आप मतलब क्या करना है कि फीमेल एंड मेल को इस दिन तो इंटरकोर्स करना ही नहीं चाहिए, संभोग की क्रिया करनी नहीं चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन इससे पहले मान लीजिए कि एक मेल एंड फीमेल जो है, मान लीजिए कि वो 13वें दिन 13th डे या 12वें दिन, 12वें दिन भी 12 या 13 को आपसी संपर्क बनाते हैं, लैंगिक संपर्क बनाते हैं, तो आपको पता है कि शुक्राणु तो 48 घंटे जी सकता है। तो इतने दिन तक शुक्राणु फीमेल की बॉडी में पड़ा है, ठीक है, तो वो तो जिंदा रह सकता है। अब इतने दिन तक, यानी 2 दिन तक मान लो वो पड़ा है, और तीसरे दिन अगर अंडाणु भी रिलीज हो जाए
तो भी इनके अंदर अंडाणु और शुक्राणु मिल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? शुक्राणु तो पहले से ही पड़ा हुआ है और फिर बाद में अंडाणु भी आ जाए। पहले मान लो कि 14वें दिन से पहले उनके बीच में इंटरकोर्स की क्रिया हुई, तो शुक्राणु पहले से पड़ा था, फिर अंडाणु भी आ गया, तो भी इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और 14th डे ही क्यों? फीमेल बॉडी है, कोई मशीन तो नहीं है कि नहीं बिल्कुल उसी दिन काम करेगी। क्या पता अंडाणु 15वें दिन आ जाए, 15th डे आ जाए, या 16वें दिन आ जाए, 16वें दिन आ जाए, है ना। और फिर उस टाइम मान लो कि इनके बीच में संभोग की क्रिया हो, 15वें दिन भी अंडाणु आ सकता है, 16वें दिन भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि 14वें दिन ही आए, है ना, होता है बहुत फीमेल के अंदर। तो अगर मान लो इस दिन भी इनके अंदर इंटरकोर्स की क्रिया हो, तो भी ये एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं रिस्की मामला है थोड़ा। तो एक दिन और डाल दो, चलो बुक के अनुसार एक और दिन डाल दो, ज़्यादा ही रिस्क नहीं लेना चाहता तो एक दिन और डाल दो। और इधर भी हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, 11th डे भी डाल दो और 10वां दिन भी डाल दो इसके अंदर, यानी कि 10वें से लेकर 17वें दिन तक, 10वें से लेकर 17वें दिन तक तो बिल्कुल भी संभोग की क्रिया होनी ही नहीं चाहिए। अगर मान लो बच्चा पैदा नहीं करना है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक विधियां। और कौन सी प्राकृतिक विधियां? हम पढ़ रहे हैं इंट्रासेप्टिव मेथड की प्राकृतिक विधियां पढ़ रहे हैं, यानी बच्चे पैदा करने से रोकना है। और प्राकृतिक के अंदर मैंने बताया कि कोई भी बाहर से चीज़ यूज़ नहीं करनी है, जो भी करना होगा मेल और फीमेल बॉडी को ही करना होगा। जैसे बाह्य स्खलन में भी अपन ने पढ़ा कि पीनस को बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो तो मेल की बॉडी पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह से निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, वो कोई बाहर से आके कोई चीज़ थोड़ी काम करेगी उसके ऊपर। अब इसमें भी हमने क्या पढ़ा, आवधिक संयम, तो इसके अंदर यानी कि कंट्रोल करो, है ना, फीमेल एंड मेल को क्या करना चाहिए, इस समय संभोग की क्रिया नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 10वें से लेकर 17वें दिन तक तो करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, एक नॉर्मली चीज़ बताती हूँ जो सामान्य जीवन में उपयोग में आएगी। आपको पता है कि 1st से लगाकर 5th डे तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है, यानी कि ऋतुस्राव होता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है। तो उस समय तो पॉसिबल है ही नहीं। 1st से लेकर 5th डे तक तो फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसकी ब्लीडिंग होती है, तो इस दिन तो पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इंटरकोर्स की क्रिया करे। और 6th से लगाकर 9th डे तक ये सेफ है। इस दिन कोई भी व्यक्ति यानी फीमेल एंड मेल जो है वो संभोग की क्रिया कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है कब कब किया जा सकता है। अगर बच्चा पैदा करने से रुकना है, बच्चे पैदा नहीं करने हैं, तो इधर आ जाओ। इधर हमने क्या देखा, 17th डे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, यहाँ पर तो करना ही नहीं है, 10th to 17th डे तो करना ही नहीं है। फिर इसके बाद में हम यूँ देख सकते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक, 18th डे जोड़ लो, 18th से हम कह सकते हैं लास्ट जो 28th डे है ना, यहाँ पर ये सेफ है। यानी इसके बीच में अगर इंटरकोर्स की क्रिया हुई तो फिर यहाँ पर ये सेफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड 18th to 28th डे, 18वें से लेकर 28वें दिन तक सेफ है। 10वें से लेकर 17वें दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और 1 से लेकर 5वें दिन तक तो ऋतुस्राव की क्रिया होती है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं आवधिक संयम, यानी अवधि के अंदर संयम रखना चाहिए कि इस अवधि के अंदर इस डेट में किसी भी फीमेल एंड मेल को अगर बच्चा पैदा नहीं करना है तो संभोग की क्रिया भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से दिन नहीं करनी चाहिए, 1 से 5वें दिन तक तो पॉसिबल है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, बट 10वें से लगाकर 17वें दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये रिस्की मामला है थोड़ा। अगर इस समय में किसी फीमेल एंड मेल को संभोग की क्रिया की अगर उन्होंने, तो फिर यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होने का खतरा है। लेकिन अगर बच्चे पैदा करनी है, अब ये भी है, देखो अगर मान लो किसी फीमेल एंड मेल को यानी माता पिता को बच्चा चाहिए, तो फिर उस समय यहाँ पर वो अगर ये क्रिया करे तो फिर बच्चा पैदा होने के बिल्कुल चांसेस हैं, अगर एक कोई प्रॉब्लम ना हो, फीमेल में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और एक मेल में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रोग वोग ना हो, तो ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, आवधिक संयम। इसका भी हेडिंग आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया।
नेक्स्ट है तीसरी जो विधि है वो है स्तनपान अनार्तव। इसको हम कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। एक बार चेक करने दो इसको मेरे को भी। हाँ सही, एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, स्तनपान अनार्तव या लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब ये है क्या? ये विधि तो अच्छी विधि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट ये भी रिस्की है, कोई सेफ नहीं है, इतनी ज़्यादा भी सेफ नहीं है। कैसे? देखो होता क्या है कि जब मान लो कि एक फीमेल ने बच्चा पैदा किया, एक माता ने अपना बच्चा पैदा किया, तो बच्चे को दूध पिलाना होता है। कितने महीने? कहा जाता है भाई 4 से 6 महीने तो इसको दूध पिलाना ही है, माता का ही दूध पिलाना है। ऐसा नहीं कि कहीं गाय भैंस का ला के दूध पिला दिया। तो बच्चे को माता का दूध पिलाना है, यानी कि बच्चे को माता के दूध के अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़, पानी तक नहीं पिलाते हैं उसके अंदर। कहा जाता है पानी भी मत पिलाओ, दूध ही पिलाओ, सिर्फ दूध ही पिलाओ। तो जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती होती है 4 से 6 महीने, ये देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो विधि है वो सिर्फ 6 महीने तक ही कारगर है, ठीक है ना? 6 माह तक ही कारगर है, उसके बाद में इसका कोई चांसेस नहीं है इस विधि के अंदर। तो 6 महीने तक मान लो कि बच्चे को दूध पिला रही है एक माता, ठीक है? उस समय क्या होता है, एक हार्मोन आता है। हार्मोन कौन सा? प्रोलैक्टिन। आपको पता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या काम करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बच्चे, माता के अंदर दूध निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करता है। प्रोलैक्टिन दूध निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करता है, लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है? दूध को माता के स्तनों से बाहर निकालने का काम करता है। ये तो पता है ना आपको, पहले पढ़ चुके हैं अपन, 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन उस समय बहुत भरपूर मात्रा में रिलीज होता है। भरपूर मात्रा में होना ही पड़ेगा भैया, बच्चे को दूध पिलाना है तो इतना ज़्यादा दूध की मात्रा होनी भी तो चाहिए। तो प्रोलैक्टिन खूब मात्रा में बढ़ता जाता है, खूब मात्रा में रिलीज होता रहता है। तो उस समय जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दुश्मन होता है। किसका दुश्मन होता है? LH एंड FSH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बहुत बड़ा दुश्मन होता है ये। अगर इसकी मात्रा शरीर के अंदर बढ़ रही है, फीमेल के अंदर इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो LH एंड FSH की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। क्या? ये रिलीज ही नहीं होने देता इसको। ये कहता नहीं तुम लोग रिलीज मत हो जाओ, तुम लोग स्टॉप हो जाओ, अभी मैं आ रहा हूँ तो तुम लोग बंद हो जाओ। तो इससे होगा क्या? अब मुझे ये बताओ, LH एंड FSH का काम क्या है? फॉलिकल की ग्रोथ करवाना, यानी कि अंडाशय पुट्टिकाएं जो थी, यानी प्राथमिक पुट्टक से द्वितीयक बनाना, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन फॉलिकल। तो ये बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? LH एंड FSH। इसके साथ ही जो फॉलिकल के अंदर जो अंडाणु ग्रोथ कर रहा था या अंडाणु की जो वृद्धि होगी वो भी LH एंड FSH की वजह से होगी। तो अगर LH एंड FSH ही बाहर रिलीज नहीं हो रहे हैं तो क्या अंडाणु बनेगा? क्या ग्राफियन फॉलिकल तक आएगी क्या बात? नहीं आएगी ना, ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बनेगी, ना अंडाणु बनेगा। इसका मतलब अंडाणु का उत्सर्जन नहीं होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया उस समय नहीं होती है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि 6 महीने तक फीमेल के अंदर ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और ना ही अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम पढ़ चुके हैं, आर्तव चक्र भी हम पढ़ चुके हैं, ये सब इन्हीं का किया धराया होता है। LH FSH बढ़ते हैं, अंडाशय पुट्टिकाएं बढ़ती हैं, अंडाशय पुट्टिका से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, है ना। फिर प्रोजेस्टेरोन की अगर मात्रा कम हो जाए तो एंडोमेट्रियम टूटने लगती है। तो यानी कि अंडोत्सर्ग और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब साथ साथ चलते रहते हैं, और वो काम शुरुआत कौन करता है? ये LH एंड FSH ही करते हैं। इसका मतलब अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा है, उस समय 6 महीने तक प्रोलैक्टिन बहुत बढ़ रहा है, तो LH एंड FSH की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, और ना तो इस समय अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी और ना ही इस समय क्या होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होगी। यानी आर्तव चक्र और अंडोत्सर्ग दोनों ही बंद हो जाएंगे। जब अगर अंडोत्सर्ग की क्रिया ही नहीं होगी तो अंडाणु आएगा ही नहीं, अंडाणु पैदा ही नहीं होगा, और अंडाणु पैदा नहीं होगा तो अब समझना, अगर इस समय अंडाणु पैदा हो ही नहीं रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रही है, तो अगर एक फीमेल एंड मेल दोनों ही आपस में संपर्क में आए, संभोग की क्रिया भी हो जाए, और चाहे मेल अपने स्पर्म को कहाँ डाल दे? फीमेल की वेजाइना के अंदर डाल दे, योनि में डाल दे, तो अंडाणु तो आया ही नहीं है ना। तो फर्टिलाइजेशन किससे होगा? किसी से ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया ही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि 6 माह तक एक मेल एंड एक फीमेल जो है वो बिना किसी भी उपयोग के, बिना कोई विधियों का उपयोग करते हुए
बिना टेंशन के, यूँ कह सकते हैं बिना फिक्र के क्या कर सकते हैं, संभोग की क्रिया कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। बट ये भी रिस्की है, ये भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। कैसे नहीं है भैया, आपने देखा होगा ऐसा बहुत बार कि कोई भी बच्चा है, जैसे मान लो कि एक मम्मी के 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे के और दूसरे बच्चे के अंदर जो साल का गैप होता है ना दोनों बच्चों में, वो होता है 1 साल का, कभी 1 साल का, कभी 6 महीने का, है ना। 6 महीने तो बहुत कम, बट 1 साल का गैप होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये विधि पूरी तरह से सेफ नहीं है। इस विधि का उपयोग तो कर लेते हैं, फीमेल एंड मेल कह देते हैं कि चलो ठीक है, इस टाइम पे तो ना तो ओव्यूलेशन हो रहा है ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, तो चलो ठीक है, ये संभोग की क्रिया कर लेते हैं। बट ज़रूरी नहीं है ऐसा, कभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या पता अंडाणु आ जाए, अंडोत्सर्ग हो जाए, है ना, हार्मोन ही तो है, हार्मोन तो चेंजेस होते रहते हैं। तो अंडोत्सर्ग हो गया और अंडाणु मान लीजिए आ गया, तो फिर तो स्पर्म एंड अंडाणु का मीट हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे और फिर निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऐसा खतरा रहता है इसके अंदर, यानी कि एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं पूरी तरह से सेफ नहीं है। अभी जो हमने प्राकृतिक विधियाँ पढ़ी है, पहली हमने पढ़ी बाह्य स्खलन, फिर आवधिक संयम, और अब जो है ये लैक्टेशनल एमेनोरिया पढ़ रहे हैं हम, स्तनपान अनार्तव पढ़ रहे हैं। ये विधियाँ प्राकृतिक है, यानी कि शरीर के ऊपर डिपेंड करती है कि शरीर जो है वो किस प्रकार से क्रिया करता है ना। जैसे क्रिया पे कैसे, देखो हमने इसमें इन विधियों के अंदर कोई भी बाहर से चीज़ नहीं डाली है, कोई भी ऐसी कोई केमिकल नहीं लेके आए हैं, कोई ऐसे रोध बैरियर का उपयोग हमने नहीं किया है, कंडोम वगैरह कुछ भी उपयोग नहीं किया है, बट फिर भी एक स्पर्म और अंडाणु को मिलने से रोक सकते हैं। तो इसमें किया क्या, सिर्फ शरीर की क्रियाओं के द्वारा ये चीज़ की। शरीर की क्रियाओं की जैसे कैसे, फर्स्ट चीज़ अपन ने पढ़ी, क्या पढ़ी अपन ने, बाह्य स्खलन। तो बाह्य स्खलन के अंदर शरीर की क्रिया ने तो काम किया। शरीर ने अगर मान लो कि जो पेनिस है, एक व्यक्ति ने अपना पेनिस बाहर निकाल दिया तो भी इंटरकोर्स नहीं होगा, ठीक, मतलब स्पर्म एंड अंडाणु नहीं मिलेंगे। दूसरी अपन ने पढ़ी आवधिक संयम, यानी कि अगर मान लो कि शरीर के द्वारा दोनों शरीर जो है आपस में संपर्क, शरीर ही तो संपर्क में आते हैं, है ना, तो ये भी शरीर का ही काम है, बॉडी का ही काम है। बॉडी अगर दोनों आपस की बॉडी संपर्क में नहीं आ रही है, दोनों इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं कुछ समय के लिए, कुछ डेट बताइए मैंने आपको, उस डेट पे अगर मान लो वो इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, तो भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। और अभी जो हमने पढ़ा इसके अंदर लैक्टेशनल एमेनोरिया, स्तनपान अनार्तव, तो मैंने बताया कि 6 महीने, 4 से 6 महीने, है ना, 6 महीने भी नहीं कह सकते अपन पूरा, हम यूँ कह सकते हैं 4 से लगभग 4 से 6 माह तक जो है ये क्रिया प्रभावी होती है। इसके अंदर अगर इंटरकोर्स कर भी लिया जाए बिना टेंशन के, तो भी इतना खतरा नहीं रहता है ना, क्योंकि उस समय प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो ये दोनों रिलीज ही नहीं होंगे, तो अंडाणु का निर्माण होगा ही नहीं और ना ही ऋतुस्राव की प्रक्रिया होगी। ठीक है, इसका तो क्या ही स्क्रीनशॉट ले लोगे, बट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत ये तो ध्यान रहेगा, है ना। तो आज जो हमने पढ़ा है, आज क्लास हमारी यही तक। लास्ट क्लास नहीं, अगली क्लास जो है मैं जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ कि हमेशा लेना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, नहीं ले पाती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। बट मैं टेंशन, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ में। मैं क्या हूँ, पूरी अडानिया टीम ही आपके साथ में है, इसीलिए हमने क्लासेस स्टार्ट की है। बच्चों का जल्दी से जल्दी कोर्स हो जाए, वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, अपनी क्लास के अंदर टॉप करें, है ना, तब जाके बहुत खुशी मिलेगी हमें भी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर क्लासें पसंद आ रही हैं तो, है ना। तो फिर क्या है कि एक एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी की। अब तो क्लास लेनी है, क्लास तो वैसे भी लेनी है, बट अब तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, बच्चे चाहते हैं कि क्लास लें, तो फिर तो क्लास लेनी है, तो बिल्कुल लेंगे क्लास, जल्दी से जल्दी मैं लेने की कोशिश करूँगी। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। सब्सक्राइब करोगे तो ही तो पता चलेगा कि क्लास कब आ रही है, फिर पता ही नहीं चलता है क्लास कब आ रही है। बच्चे सब पूछते रहते हैं मैम क्लास कब आती है, मैम क्लास कब आती है, आपका लाइव टाइम क्या है, आप कब ऑनलाइन आते हो, कब क्लास लेते हो। आप सब्सक्राइब कर दो, सब पता चल जाएगा कि कोई भी क्लास होगी, केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी क्लास होगी, तो वो आएगी तो पता चल ही जाएगा। आपको जो क्लासें पसंद आ रही हो ना, किसी भी चैनल की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको सब्सक्राइब कर दिया करो, तो जो भी वीडियो नया आएगा वो आपके सामने आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, भाई इतनी बजे क्लास आनी है। और बाकी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि 6:30 बजे हमारी हमेशा क्लास होती है, जब भी क्लास आएगी वो 6:30 बजे आ जाएगी, तो आप एक बार चेक कर लिया करो, है ना, उस समय चेक कर लिया करो कि क्लास आई है कि नहीं आई है। ठीक है, और हमने 11th की क्लासें भी स्टार्ट कर ली है बायोलॉजी की, और उसको अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, आस पड़ोस वाले हो, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि भाई यहाँ पे क्लासेस चल रही है, बायोलॉजी की भी चल रही है ना।
तो उनके भी बच्चे जुड़ने चाहिए हमारे चैनल से, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। हिंदी मीडियम का स्पेशली, हिंदी मीडियम के अंदर चल रही है क्लासें, और ये भी आपकी हिंदी मीडियम के अंदर क्लासें चल रही है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, प्राकृतिक विधियाँ पढ़ ली है, कंप्लीट हो गई। प्राकृतिक विधियों में सिर्फ 3 विधियाँ थी, वो पढ़ ली है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो हम तीनों विधियाँ जो हैं वो अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। मैं अभी करवा देती, बट ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे बोर होने लग जाएंगे। और बार बार कमेंट, जब ज़्यादा थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाती है ना, तो बच्चों के कमेंट आने लग जाते हैं, मैम ये क्लास कितनी देर तक चलेगी, है ना, तो थोड़े बोरियत फील करने लग जाते हैं। तो जितना पढ़ाया है उसको एक बार आपको NCERT से ज़रूर पढ़ना है, ताकि आपको उसके नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। आप नोट्स ये समझा दिया है मैंने, और इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो आप, और इसको आप अपनी NCERT है, NCERT के अंदर जो लिखा हुआ है मैटर वो भी आप लिख सकते हो। तो नोट्स साथ के साथ बनाते जाना है। ऐसा नहीं है कि क्लास तो देख ली और उसके 10 दिन 15 दिन बाद में याद आ रहा है कि अब नोट्स बनाएं, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा कि आपको लिखना क्या है, क्या पढ़ना है, फिर वापस क्लास को देखना पड़ेगा। तो इतने दुख क्यों झेलने भैया, अभी टाइम है आपके पास में। जैसे जैसे क्लास देखते जाओ, एक बार पूरी क्लास को देख लो, उसके बाद अपने पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, नोटबुक उठाओ, बुक उठाओ अपनी, और जो वीडियो है उसको सामने रखो, और फिर अपने नोट्स बनाते जाओ। तो इससे आसानी रहेगी। आप कहते हैं कि मैम हमें नोट्स चाहिए, आप नोट्स अपने खुद के तो बना के देखो, आपको कितना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा नोट्स बनाने का भी, और वो चीज़ें जो है आपको हमेशा याद रहेगी। नोट्स वैसे प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, अगर नहीं भी होंगे टेलीग्राम के ऊपर, वैसे तो डाले थे, बट अगर बच्चों को नहीं मिल रहे हैं तो एक बार वापस उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, तो आप एक बार उसको चेक कर लेना। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच। बने रहिए, क्लासों को कंटिन्यू देखते रहिए। पिछली क्लासें अगर किसी बच्चे ने नहीं लगाई है, कुछ नए बच्चे हैं और पहले वाली क्लासें अगर नहीं लगाई है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये तीनों बड़े बड़े जो चैप्टर थे हमारे खत्म हो चुके हैं। अरे ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो ये तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उन चैप्टर्स की भी आप क्लास लगाओ, ताकि ये आगे आने वाले जो भी चैप्टर है, हालांकि यही ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा बिलोंग करता है थर्ड चैप्टर से, बाकी आगे तो ऐसा कोई है नहीं, बट फिर भी आप पहले वाली क्लासें लगाओ, उनको देखो। क्योंकि बच्चे के कमेंट आ जाते हैं, मैम आप तो ना पहले वीडियो को देख रहे होंगे तो कहेंगे दूसरा वीडियो कब आएगा, तीसरा वीडियो कब आएगा, तीसरे लेसन का वीडियो कब आएगा, दूसरे वीडियो का लेसन का वीडियो कब आएगा। तो वो सब पड़े हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर आपको बिल्कुल सारे के सारे वीडियो जो हैं वो मिल जाएंगे, सारी क्लासों के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।